पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुनीता जी अनीका को अपने साथ अपने घर दिल्ली ले जाती है और यहाँ वो लड़का मुंबई में हर जगह अनीका को ढूंढ रहा था। नींद से आंखें बोझिल हो रही थी पर वो लगातार गाड़ी चला रहा था। एक हाथ में शराब की बोतल, गुस्से से लाल आंखें, बिखरे बाल, कुल मिलाकर वो बहुत भयानक लग रहा था। तभी उसे ओवरटेक करती हुई एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। मजबूरन उस लड़के को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। उस गाड़ी से एक लड़का बाहर निकलता है। इस लड़के के गाड़ी के पास आकर इसे बाहर निकालता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारता है। लड़का गाल पर हाथ रखकर, भाई चुप कर, एकदम चुप, वरना पता नहीं आज मैं क्या कर बैठूंगा। उस लड़के ने कहा, पर भाई? क्या भाई? हाँ क्या भाई? ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी, पागलों की तरह। कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होगा मुझे, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा मुझे। पर आप कब आए? नशे की हालत में वो बोलता है। मैं कब आया कब नहीं ये छोड़, मुझे ये बता कि तूने अनीका के साथ क्या किया, जवाब दो। बेहद गुस्से से वो बोलता है। कुछ करने ही कहाँ दिया उसने मुझे। दूसरे लड़का चिल्ला पड़ता है, रंजीत चिल्लाइए मत भाई, जिंदा है वो, अभी मरी नहीं है। और आपको ये सब किसने बताया? होश में आओ रंजीत, होश में आओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो, अपने साथ भी, अनीका के साथ भी। कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, प्यार करता हूँ मैं उससे और वो मुझसे, तो गलत क्या हुआ? वो तुमसे प्यार नहीं करती रंजीत, दांत भींचते हुए वो बोलता है। उसे करना होगा भाई, उसे करना होगा, किसी भी कीमत पर। उसे मुझसे प्यार करना होगा या फिर मरना होगा। अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। रंजीत तुम समझ नहीं रहे हो, प्यार ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता, करवाया जाता है भाई। प्यार और जंग में सब होता है मेरे भाई। मोहब्बत हासिल करने की चीज़ नहीं है, मोहब्बत ही तो हासिल करने की चीज़ है भाई। फिर जो आसानी से मिल जाए उसमें मज़ा कैसा। अब आप ही देख लो, मैं चाहता तो उसे आसानी से हासिल कर सकता था। मेरी बाहों में ही बेहोश हुई थी वो, पर मैंने ऐसा नहीं किया, इतनी आसानी से नहीं। उसे रोता तड़पता हारा हुआ देखकर जो मज़ा उसे अपना बनाने में आएगा वो बेहोशी में कहाँ। तुम पागल हो गए हो रंजीत, एक शर्फीरे प्रेमी। रंजीत नशे की हालत में अपने भाई के गले लग जाता है और बोलता है, हाँ भाई, पागल हो गया हूँ मैं, पागल कर दिया है उसने मुझे। अगर वो मुझे नहीं मिली ना, कहते हुए रंजीत बेहोश हो जाता है। रणविजय अपने भाई की ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, ये किस रास्ते पर चल पड़ा है मेरा भाई, जहाँ तुझे दुख और तकलीफ़ की सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। तू क्यों नहीं समझ रहा? लौट आ मेरे भाई, लौट आ। फिर वो आसमान की तरफ देखकर कहा, ये क्या किया आपने? एक तरफ मेरा भाई है तो दूसरी तरफ वो लड़की अनीका। क्या करूं? किसका साथ दूं? किसे चुनूं? ये मेरा भाई गलत है और रणविजय कभी गलत का साथ नहीं देता, कभी नहीं। इसके बाद वो रंजीत को अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से घर ले जाता है। रंजीत की कार अपने ड्राइवर के साथ भेज देता है। रात गहरी हो चली थी, अंधेरा फैल चुका था। इन सब में अनीका सुनीता जी के कंधे में सिर रखकर आराम से सोई हुई थी।
शायद दवाइयों का असर था। राजेश जब देखता है कि अनिका सो गई है तो वो बोलता है, मैडम आप इस लड़की को साथ ले तो आई, पर बाबा साहेब का गुस्सा, क्या वो राजी होंगे इन्हें घर रखने के लिए? जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर पता नहीं इस बच्ची के साथ मुझे इतना लगाव क्यों हो गया है। मैं नहीं चाहती कि ये मुझसे दूर रहे। और एक बात, तुम बाबा को बिल्कुल भी नहीं बताओगे कि ये लड़की हमें किस हालत में मिली थी, वरना वो हमें बिल्कुल भी इसे रखने नहीं देंगे। जी मैडम, समझ गया। भगवान करे सब अच्छा हो। दूसरी तरफ रणविजय रंजीत को घर ले आता है। पानी के छींटे रंजीत के मुंह पर मारता है। रंजीत हड़बड़ा जाता है। अनिका, अनिका, रणविजय ने कहा, होश में आओ रंजीत, बंद करो ये पागलपन। ये पागलपन नहीं है भाई, मोहब्बत है मेरी, जिसकी उसको कदर नहीं। तुम गाड़ी से उतरो, तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उतरो जल्दी। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। रंजीत ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रणविजय उसे कमरे में लेकर जाता है। देखता है कि कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है। दीनू काका, ओ दीनू काका। जी साहब। ये गेट पर ताला क्यों लगा है? पर साहब जी, ये तो छोटे साहब ने ही लगाया है। ये जब भी बाहर जाते हैं तो ऐसे ही ताला लगाकर जाते हैं। तभी रंजीत ने कहा, चुप कर बुढ़े, चल निकल यहाँ से। रंजीत, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? जाने दीजिए ना साहब, वो अभी होश में नहीं है। अच्छा आप जाइए। रंजीत, तुमसे तो मैं सुबह बात करूँगा, फिलहाल मुझे ताले की चाबी दो। रंजीत अपने जेब से निकालकर चाबी उसे देता है। कमरे के अंदर इतना अंधेरा क्यों रखते हो तुम हमेशा? रणविजय कमरे की लाइट चालू करता है और जैसे ही कमरे में रोशनी होती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। सारी दीवारों पर अनिका की बड़ी बड़ी तस्वीरें देखकर रणविजय भी हैरान रह जाता है। रंजीत अनिका की तस्वीरों को अजीब तरह से छूते हुए कहा, अब तुम ही बताओ भाई, जिसका इतना कीमती खजाना अंदर हो वो कमरे में ताला नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे अनिका को मेरे अलावा कोई और देखे। रंजीत, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। इतना सुनते ही रंजीत चिल्ला पड़ता है, भाई ये मत भूलिए कि आप पहले मेरे भाई हैं। अपने मुँह बोली बहन की वकालत करना बंद कीजिए और जाइए अपने कमरे में। मुझे मेरी अनिका के साथ अकेले रहना है। रणविजय बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे में जाकर अपने दोनों हाथ बालों में फंसाकर बेड पर बैठ जाता है और सोचता है, ऐसे तो मेरा भाई पागल हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो किसी को फ़ोन करता है। हेलो, मैं एक फ़ोटो भेज रहा हूँ तुम्हें। लड़की का नाम अनिका है। तुम्हें उसे ढूंढना है, कहीं से भी कैसे भी ढूंढ निकालो उसे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, ये लड़की कभी भी रंजीत के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना कि रंजीत अनिका तक कभी ना पहुंच पाए, समझ गए? फिर फ़ोन कट करके, मैंने तुम्हें बहन बोला ही नहीं बल्कि माना भी है। एक भाई अपनी बहन की हिफाजत ज़रूर करेगा, चाहे मुझे इसके लिए अपने भाई के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। यहाँ रंजीत नशे की हालत में वहीं ज़मीन पर गिर गया और वहीं सो गया। रात गुजर गई। धूप की रोशनी अनिका के चेहरे पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो
सुनीता जी के कंधे पर सिर रखकर सो रही है, वो भी पता नहीं कब से। वो एकदम से उठकर बैठती है, नज़रें नीचे करके बोलती है, माफ़ कीजिएगा, मुझे पता ही नहीं चला। सुनीता जी बहुत ही प्यार से अपनेपन से बोलती है, कोई बात नहीं बच्चे, अब ये बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। पहले से बेहतर। अनिका खुद को सही दिखाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ महसूस करती है। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर चली जाती है। ये कौन सी जगह है? वो सहजता के साथ पूछती है। राजेश ने कहा, ये दिल्ली है मैडम जी। अनिका मन में सोचती है, पता नहीं किस्मत कहाँ ले जा रही है। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और ये लोग गैर होकर भी अपनों का फर्ज निभा रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, पर जो भी हो, मैं आसानी से अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। जब मुसीबत आती है, लोगों के दिल और फेफड़े कहीं और ही नज़र आते हैं। बेहद गुस्से से वो मन ही मन सोचती है। सुनीता जी ने कहा, जल्दी चलाओ राजेश। अनिका खाली आंखों से बस बाहर देखती रहती है। जल्दी ही गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर जाकर रुकती है। अनिका नज़र घुमाकर देखती है, बंगला काफ़ी खूबसूरत होता है। सुनीता जी ने कहा, आओ बेटा। वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और राजेश गाड़ी पार्क करने चला जाता है। अनिका को थोड़ा अजीब लग रहा था। सुनीता जी ने कहा, चलो आओ। अनिका अपना सिर हिलाकर उनके पीछे पीछे चल देती है। अनिका ने सुनीता जी के बहू का नीले रंग का सूट पहना हुआ था, जो कि उसको बिल्कुल ठीक आ रहा था, जैसे उसी के लिए बनाया गया हो, जिसमें उसका गोरा रंग और भी निखर कर आ रहा था। बस चेहरे की चमक गायब थी। बालों की ढीली ढीली चोटी बनाई हुई थी, जो कि उसके कमर तक आ रही थी। सुनीता जी अंदर आती है। एक 5 साल का छोटा सा बहुत ही प्यारा सा बच्चा भागकर उसके पास आता है। सुनीता जी से लिपटकर, दादी दादी आप कहाँ चले गए थे, मुझ जैसे मासूम बच्चे को छोड़कर। सुनीता जी उस बच्चे की बात सुनकर हंस पड़ती है। मासूम? और वो भी तुम? बिल्कुल नहीं, तुम तो बहुत बदमाश हो। उस बच्चे की नज़र अनिका पर जाती है। दादी ये कौन है? सुनीता जी को अनिका का ख्याल आता है। अरे हाँ, तुम्हारी बातों में मैं तो भूल ही गई थी। सुनीता जी अनिका को अपने पास बुलाती है। इधर आओ। अनिका उनके पास जाती है। इनसे मिलो, ये हमारे घर के। 1 मिनट दादी, मैं अपना नाम खुद बताऊंगा। तभी सीढ़ियाँ उतरता हुआ एक नौजवान लड़का, जो कि अपने फ़ोन में बिजी था, उसने कहा, किसे अपना नाम बता रहे हो तुम? अब तक उसने अनिका को देखा नहीं था। उस बच्चे ने कहा, देखो ना पापा, दादी के साथ कौन आया है। उस नौजवान लड़के ने नज़र उठाकर सामने देखा। सामने खड़ी अनिका, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। उस लड़के के कदम वहीं रुक जाते हैं। नज़रें अनिका के चेहरे से हट नहीं रही थी। वो छोटा सा बच्चा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हे ब्यूटीफुल लेडी, आई एम वेद। वेद नाम सुनते ही अनिका ने नज़र उठाकर वेद को देखा। उसके जहन में कुछ घूम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वेद ने कहा, हेलो, मेरा हाथ दुख जाएगा। अनिका ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, हेलो वेद। सीढ़ियों में खड़ा हुआ वो लड़का उन दोनों को ही देख रहा था। और आपका नाम क्या है? वेद ने अनिका से पूछा। अनिका ने उसे देखते हुए कहा, अनिका। अनिका नाम सुनते ही सीढ़ियों पर खड़ा लड़का तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी सुनीता जी ने कहा, वेद चलो
अब स्कूल जाओ, परेशान मत करो अनिका को। सुनीता जी की नज़र सीढ़ियों पर खड़े लड़के के चेहरे पर जाती है। वो तुरंत उसको आवाज़ लगाती है, विक्रम इधर आओ। विक्रम उनके पास चला आता है। अनिका, ये विक्रम है मेरा बेटा। तभी वेद ने बीच में ही कहा, और मेरे पापा। अनिका नज़र उठाकर विक्रम को देखती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और अगले ही पल अपनी नज़रें फेर लेती है। विक्रम की नज़र अनिका के कपड़ों पर जाती है तो गुस्सा उसकी आंखों में उतर आता है, पर सुनीता जी की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जहाँ विक्रम गुस्से से बाहर चला जाता है, वहीं सुनीता जी उसका गुस्सा देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी वेद ने कहा, दादी आज मैं स्कूल नहीं जाने वाला। इतने दिनों के बाद तो आप आए हैं, आज तो फुल मस्ती होगी। फिर अनिका के पास जाकर बोला, आपका कुछ खो गया है क्या? अनिका मन ही मन बोली, खो तो बहुत कुछ गया है। बोलो ना। अनिका ने ना में सिर हिलाती है। तो फिर आप इतना सैड क्यों हो? मेरा तो जब कुछ खो जाता है तभी मैं सैड होता हूँ। सुनीता जी ने कहा, वेद वो सैड नहीं है बच्चे, बस थक गई है। चलो उन्हें रूम तक छोड़कर आते हैं, हम फिर बाद में बात करेंगे। सुनीता जी अनिका को कमरे में लेकर आते हैं। अनिका देखती है कि कमरा काफ़ी बड़ा है और सिंपल तरीके से शेड किया गया है। तुम नहा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यार से सुनीता जी उसके गाल को थपथपाकर कहती है, आंटी वो आप मेरे लिए कुछ कपड़े ला देंगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम रुको, मैं अभी आई। वेद ने कहा, दादी मैं यहीं रुक जाऊं? नहीं बच्चे, अभी क्या समझाया था तुम्हें, तुम गुड बॉय हो ना। चलो अगर स्कूल नहीं जाना है तो अपने कमरे में जाओ। अनिका एक टक वेद को ही देख रही थी। वो सोच रही थी कि वेद की मम्मी तो कहीं नज़र नहीं आई, शायद कहीं बाहर गई होगी। सुनीता जी और वेद चले जाते हैं। अनिका कमरे की बंद खिड़की को खोल वहाँ खड़ी हो जाती है, जहाँ से नीचे गार्डन का नज़ारा देखा जा सकता था। कहाँ से कहाँ ले आई जिंदगी, वो बस ये सब सोच रही थी। दूसरी तरफ रंजीत की नींद खुलती है। वो अपनी आँख को ज़मीन पर पड़ा पाता है। आँख खुलते ही अनिका की फ़ोटो को देखकर, गुड मॉर्निंग जाने मन, उम्मीद है कि तुम जिंदा तो होगी। वैसे भी इतनी आसानी से तुम मर भी नहीं सकती। मरने के लिए भी तुम्हें पहले मेरी इजाज़त लेनी होगी और लड़ने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। पहले एक गुड मॉर्निंग की सो जाए, क्या कहती हो? बोलो। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रंजीत, दरवाज़ा खोलो। भाई आप? रंजीत फटाफट से दरवाज़ा खोलता है। रणविजय के हाथों में कॉफ़ी होती है। लो कॉफ़ी पियो। थैंक यू भाई, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। दर्द से सिर फटा जा रहा था मेरा। तो किसने कहा था इतना पीने को? और शराब पीकर गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? भाई प्लीज़, इस बात पर आप मुझे कल रात भाषण दे चुके हैं, अब दोबारा मत शुरू हो जाना। अच्छा, तो रात को की गई बातें तुम्हें याद है? चलो अच्छा है, फिर तो तुम्हें और भी बहुत कुछ याद होगा जो मैंने कहा था, है ना? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूँ मैं। ऐसी कोई शराब नहीं, ऐसा कोई नशा नहीं बना जो रंजीत के होश को इतना खो दे कि उसे कुछ याद ना रहे। अगर ऐसा कोई नशा है तो वो है अनिका, जिसके सामने मुझे कुछ याद नहीं रहता। अनिका अनिका अनिका, बंद करो ये अनिका अनिका का रट लगाना। तुम समझते क्यों नहीं हो?
वो तुमसे प्यार नहीं करती। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? समझ तो आप नहीं रहे हैं भाई, वो मुझसे ही प्यार करती है, और इस बात को आप जितनी जल्दी मान ले उतना ही अच्छा होगा। और एक बात, अपनी बहन के भाई बनना बंद कीजिए और अपने इस भाई की मोहब्बत पर ध्यान दीजिए जिसकी किसी को कद्र नहीं। रणविजय उसका चेहरा अपनी हाथों में भरते हुए बोला, मेरे भाई, ये तेरी मोहब्बत नहीं, तेरी जिद है, जुनून है, पागलपन है, इसे प्यार नहीं कहते। रंजीत गुस्से से कॉफ़ी का मग जमीन पर पटक देता है। जिद है तो जिद ही सही, जुनून है तो जुनून ही सही, पागलपन है तो पागलपन ही सही, आपको जो लगता है वही सही, पर मैं अनीका को अपना बनाकर ही रहूँगा, चाहे ज़बरदस्ती से ही क्यों ना हो। बहुत देख लिया उसका भी तमाशा, सीधे तरीके से मानती ही नहीं, पर इस बार नहीं, इस बार वो मेरा रूप देखेगी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। और इस बार आप तो क्या, भगवान भी उसे मुझसे नहीं बचा सकता। उसे तो मैं हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे बिना शादी के ही सुहाग रात क्यों ना मनानी पड़े। रंजीत, रणविजय चिल्ला पड़ता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक लड़की के बारे में ऐसी सोच रखते हुए? ये मत भूलो कि बहन है वो मेरी, उसको जरा सी भी खरोच आई तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। ये बात तो आप वैसे भी भूल चुके हो। और हाँ, अगर आपने मेरी मोहब्बत के बीच आने की कोशिश की तो उसका अंजाम क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। वैसे भी अनीका के सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहकर रंजीत वॉशरूम चला जाता है। रणविजय अपनी गाड़ी निकालकर कहीं बाहर चला जाता है। यहाँ सुनीता जी अनीका के लिए कपड़े मंगाते हैं। एक लड़की अपने हाथों में काफ़ी सारे कपड़े लिए आती है। सुनीता जी के साथ अनीका के कमरे में जाती है। अनीका, इधर आओ बच्चे, ये कुछ कपड़े हैं, इनमें से तुम पसंद कर लो। पर आंटी, ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं, आप कुछ सस्ता शाही मंगा लेती। बहुत ही सहजता से वो अपनी बात कहती है। सुनीता जी ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, ये भी अब तुम्हारा ही घर है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, समझी? अब चुपचाप पसंद करो। पर आंटी, परवर कुछ नहीं। सुनीता जी ने कहा, अच्छा तो तुम एक काम करो, तुम सबके सब कपड़े दे दो। नहीं नहीं, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, आप रुकिए, मैं इन्हीं में से कुछ ले लेती हूँ। सुनीता जी ने कहा, नहीं, मैंने कह दिया ना, चलो तुम सब कपड़े यहीं रख दो और जाओ। वो लड़की कपड़े रखकर चली जाती है। अनीका ने कहा, पर आंटी, ये बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, समझी? सुनीता जी पूरे हक के साथ बोलती है। फिर अनीका उन्हें कुछ नहीं कह पाती। सुनीता जी ने कहा, अब तुम नहाकर तैयार हो जाओ, ठीक है? अनीका सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। सुनीता जी के जाने के बाद वो कपड़ों को देखती है जिसमें हर तरीके के कपड़े थे। उनमें से वो सिंपल सा पिंक कलर का प्लाजो सूट निकालकर नहाने चली जाती है। बाहर सुनीता जी विक्रम को फ़ोन करती है, कहाँ हो तुम? ऐसे कौन घर से बिना बताए जाता है, वो भी किसी के सामने? माँ, आप अच्छी तरह से जानती है मेरा गुस्सा होना जायज़ है। आपने वो कपड़े उस लड़की को क्यों दे दिए? क्योंकि उन कपड़ों की ज़रूरत उस लड़की को ज़्यादा थी, समझे तुम? अभी के अभी घर आओ। सुनीता जी थोड़े गुस्से में कहती है। विक्रम ने कहा, जी। इतना कहकर वो फ़ोन गाड़ी की सीट पर पटक देता है। ये मॉम भी ना, पता नहीं किसे उठा लाई है, ऊपर से उसका नाम भी। ये कहकर वो गाड़ी घर की तरफ मोड़ देता है। दूसरी तरफ रंजीत
किसी को फ़ोन करता है। कुछ पता चला? नहीं भाई, अभी तक तो नहीं, पर हाँ, एक लड़की की लाश मिली है। रंजीत ने कहा, चुप कर, कुछ भी मत बोल, ये अनीका नहीं हो सकती। भाई, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? लाश का चेहरा पूरी तरह सड़ गया है, हो सकता है कि ये वही हो। चुप, एकदम चुप, कब से बकवास किए जा रहा है। शुक्र मना कि इस वक्त तू मेरे सामने नहीं है, वरना दोबारा मुंह खोलने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। समझा तू? समझ गया भाई, अब दोबारा अच्छी खबर के साथ मुंह खोलना। यहाँ सबके सब निकम्मे भरे हैं, एक काम ठीक से नहीं होता इनसे। फिर अनीका की फ़ोटो के पास जाकर बेहद गुस्से से बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, तो पूरी दुनिया में आग लगा देगा ये रंजीत ओबरॉय, और मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम अपने साथ कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगी, इसका अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हें। दूसरी तरफ अनीका नहाकर बाहर आती है। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। पिंक कलर का सूट उस पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। चेहरे की हंसी और रौनक सब गायब थी। कमरे में लगी खिड़की के पास जाकर वो खड़ी हो जाती है। जाने क्या सुकून था वहाँ, जो अनीका को वहाँ खींच लेता था। खिड़की पर सिर टिकाकर वो बाहर ही देख रही थी। तभी विक्रम की गाड़ी अंदर आती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है। सीधे नजरें जाती है खिड़की पर, जहाँ अनीका अपने ही ख्यालों में गुम थी। हवा से उसके लंबे बाल लहरा रहे थे। विक्रम की नज़रें वहाँ ठहर जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो अपना सिर झटक कर अंदर चला जाता है। पर अनीका की नज़रें तो विक्रम पर गई ही नहीं थी। विक्रम सीधा सुनीता जी के कमरे में जाता है। माँ, कौन है ये लड़की, यहाँ क्यों आई है? अनीका नाम है उसका, मेरी बचपन की सहेली की बेटी है, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। पर क्यों माँ, क्या ज़रूरत है उसको यहाँ रहने की? विक्रम, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम तो ऐसे नहीं थे। मुझे नहीं पता माँ, बस आप जल्दी से जल्द उसे यहाँ से भेज दें। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। सुनीता जी परेशान हो जाती है। क्या होगा इस लड़के का? कब तक ये उसकी यादों में खुद को कैद करके रखेगा? मैं जानती हूँ अनीका का यहाँ होना तुम्हें बेचैन कर रहा है, पर तुम्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा, फिर से जीना होगा। फिर वो अनीका के कमरे में जाती है। देखती है कि अनीका अपने बाल बांध रही थी। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। चलो बेटा, बाहर चलो, खाना खा लो, लंच टाइम हो गया है। अनीका बोलती है, आंटी, मैं कैसे? ऐसे सबके साथ मैं यहीं कमरे में खा लूँगी, प्लीज़। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। तुम हम सबके साथ ही खाओगी और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी, ना अब और ना कभी भी। फिर वो अनीका का हाथ पकड़कर बोली, चलो बच्चे, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। अनीका उनके साथ चल देती है। अचानक से उसकी नज़र बाहर हॉल रूम में लगी एक तस्वीर पर ठहर जाती है। सुनीता जी पीछे मुड़कर देखती है। वो उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ, क्या देख रही हो? आंटी जी, ये कौन है? ये मेरी बहू है, विक्रम की पत्नी। बहुत खूबसूरत है। कहाँ है ये? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दी। सुनीता जी भारी मन से बोली, ये अब इस दुनिया में नहीं है। अनीका हैरानी से उनकी तरफ देखती है। वेद के जन्म के समय वो हमें छोड़कर चली गई। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं अनीका की पलकें भी गीली हो जाती है। इतने में वेद भागकर अनीका के पास आता है और उससे लिपट जाता है। अपनी गोल गोल आंखें
मटकाते हुए बहुत ही प्यार से अनिका से पूछता है, आप मेरी मम्मा हो ना? ये सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोलो ना, आप ही मेरी मम्मा हो ना? ये सुनकर अनिका के कानों में रंजीत की कई बातें घूमने लगती है। तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तुम सिर्फ हर रात मेरा बिस्तर गर्म करोगी, शादी के बाद भी माँ नहीं बनोगी तुम। अनिका का सिर घूम जाता है, आंसू बह जाते हैं। वेद ने कहा, मम्मा। पास से गुजर रहा विक्रम जब ये सुनता है तो उसका खून खौल जाता है। वो चिल्ला पड़ता है, ये क्या बदतमीजी है वेद। उसकी आवाज़ सुनकर वेद कांप जाता है और अनिका को और भी कसकर पकड़ लेता है। विक्रम कहता है, ये क्या बकवास कर रहे थे तुम अभी अभी? पर पापा, ये मेरी मम्मा है। नहीं है वो तुम्हारी मम्मा। अनिका विक्रम के चेहरे पर आने वाले भावों को देख रही थी। सुना तुमने? नहीं है ये तुम्हारी मम्मा। वेद रोते रोते बोलता है, यही है मेरी मम्मा। आपने ही तो कहा था मेरी मम्मा अनिका ही हो सकती है, तो ये भी तो अनिका है ना। विक्रम गुस्से से बोला, इनका सिर्फ नाम मिलता है तुम्हारी मम्मा से, ये तुम्हारी मम्मा कभी नहीं हो सकती। ये मेरी अनिका नहीं है। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। विक्रम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वेद को मारने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन अनिका बीच में आ जाती है और वेद को अपने पीछे छुपा लेती है। अपनी आंसू भरी आंखों से विक्रम को देखती है और सिर ना में हिलाकर उसको मारने से मना करती है। विक्रम अनिका के आंसू भरी आंखों को देखकर वहीं रुक जाता है और वापस कमरे में चला जाता है। उसे याद आता है कि उसकी पत्नी अनिका भी ऐसा ही करती थी जब वो किसी पर गुस्सा होता था। अनिका के आंसू विक्रम की कमजोरी थी। अब आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए बने रहिए आरजू तुम्हें पाने की।